नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, जीके के क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं बता रहा हूँ वो है मार्च 2001 का, यानी मार्च 2001 में जो पेपर हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा तो ये दिखाई देगा वर्ष 2062 में, यानी वर्ष 2062 में हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है? तो शर्कराओं के उपापचय को। इंसुलिन जो है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है वो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय सर्वक्षमा यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? अंतरराष्ट्रीय सर्वक्षमा यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सर्वक्षमा एक मानव अधिकार समूह है। क्या है? एक मानव अधिकार समूह है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन मिलता है वो है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है। यानी स्वच्छ जल वाले तालाब की जो गहराई है वो असली गहराई से कम दिखाई पड़ती है। यानी जब तालाब में जल होता है तो हमें गहराई जो है कम दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। यानी एक जब तालाब में जल नहीं होता तो उसकी गहराई हमें ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन जब यदि उसमें जल भर दिया जाए, यानी जब तालाब में जल आ जाता है तो हमें तालाब की गहराई कम दिखाई पड़ती है, और इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुलित्जर पुरस्कार किसको? अमेरिकी लोगों को दिया जाता है। पहली चीज, पुलित्जर पुरस्कार यानी जो अमेरिकी लोगों को मिलता है, किसके लिए दिया जाता है? यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को मिलता है। ये चीज याद रखनी है। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिलता है? अमेरिकी लोगों को। और किस चीज के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी एवं जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के बीच समयों का अंतर है। कितना अंतर है? तो वो है 5.5 घंटे, यानी 5 सही 1/2 घंटे का अंतर है। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच समयों का जो अंतर है वो है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्र संघ दिवस? 24 अक्टूबर को। राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी यूएनओ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
संविधान के अनुच्छेद 19, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित, संविधान का अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन उन स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? तो वो है पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी। यहाँ नहीं वाला हमें आंसर ढूंढना है, लेकिन भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 में दर्शाई गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 में दर्शाई गई है। शांति पूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 19 में दी गई है। शांति पूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में दर्शाया गया है। मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 19 में दर्शाया गया है। यानी ए, बी और सी ये तीनों नहीं वाला आंसर नहीं है, यानी ए, बी, सी तीनों राइट हैं। ये तीनों अनुच्छेद 19 में दर्शाए गए हैं। डी आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, ये एग्जाम जो हुआ था इसमें आंसर ये डी दे रखा था, लेकिन मैं डी को भी आंसर नहीं मानता, क्योंकि आरआरबी कोलकाता में क्वेश्चन पूछा गया था प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें डी आंसर सही दर्शाया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में दर्शाई गई है, और ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता में पूछा जा चुका है, और उसका आंसर प्रेस की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 ही था। यानी इस क्वेश्चन को मैंने स्टार इसीलिए लगा रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है अपना 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। सबसे पहली बात, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, इसका निर्माण हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आरएच कारक एक शब्द है। आरएच कारक एक शब्द है, ये साइंस वाले बच्चों ने जरूर सुना होगा। आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम के संबंध में सुनते हैं। किसके संबंध में सुनते हैं आरएच कारक को? तो रक्ताधान के संबंध में हम आरएच कारक का नाम सुनते हैं। आरएच कारक जो है ब्लड से संबंधित है। आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम रक्त के संबंध में सुनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है शांत सागर। शांत सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। शांत सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहां पर है? शांत सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? चंद्रमा पर। शांत सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किस चीज की बात करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 ये कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए है। भारत के किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 356। यानी अनुच्छेद 356 भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत के किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो वो है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी हरिहर व बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी। इसलिए विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए किसका ऋणी है? हरिहर व बुक्का का ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए हरिहर व बुक्का का ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारे सामने ये बोलता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और इसे बच्चे गलत करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। शताब्दी एक्सप्रेसों को समाविष्ट किया गया है। शताब्दी एक्सप्रेसों का संबंध किससे है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू की जयंती। जवाहरलाल नेहरू की जयंती यानी जवाहरलाल नेहरू जयंती की शतायु के साथ संपाति होने के लिए, जवाहरलाल नेहरू जयंती की शतायु के साथ संपाति होने के लिए शताब्दी एक्सप्रेसों को समाविष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा सामने। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 चलचित्र, चलचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं मूवी। मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये जो एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्च 2001 एनटीपीसी का एग्जाम है जिसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलचित्र मूवी, चलचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं मूवी। तो मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय था धुंधराज गोविंद फाल्के। कौन थे? धुंधराज गोविंद फाल्के। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने मूवी बनाई थी। धुंधराज गोविंद फाल्के तो धुंधराज गोविंद फाल्के प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने मूवी का निर्माण किया था, मूवी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विषुव प्रशांत मंडल, विषुव प्रशांत मंडल को इंग्लिश में डोल्ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। विषुव प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है? निम्न दाब का क्षेत्र है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विषुव प्रशांत मंडल क्या है? विषुव प्रशांत मंडल एक डोल्ड्रम है जिसको इंग्लिश में डोल्ड्रम बोलते हैं, और एक क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र। जहां पर निम्न दाब होता है वहां पर डोल्ड्रम का निर्माण होता है, यानी विषुव प्रशांत मंडल डोल्ड्रम एक निम्न दाब का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। अल बरूनी के कालावधि का एक इतिहासकार था। अल बरूनी किसके काल का इतिहासकार था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनी के कालावधि का एक इतिहासकार था, यानी जब महमूद गजनवी शासन करता था उस समय अल बरूनी एक इतिहासकार था। अल बरूनी ने इतिहास लिखा था। अल बरूनी महमूद गजनी के शासन काल का एक इतिहासकार था। अल बरूनी किसके शासन काल का था? महमूद गजनी के काल का था अल बरूनी। और अल बरूनी कौन था? वो एक इतिहासकार था, जबकि महमूद गजनवी कौन था? ये एक शासक था, सम्राट था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था कनिष्क के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन क्या है? सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? यानी सन 1850 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वे की थी WC बनर्जी। और WC बनर्जी का पूरा नाम है, WC बनर्जी ने की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे बोलता है तिरुपति मंदिर स्थित है। तिरुपति मंदिर तो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए, पदच्युत का मतलब है पद से हटाने के लिए, निम्नलिखित में से किनको पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? यानी निम्नलिखित में से किनको पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं दी गई है? राष्ट्रपति, पहला ए ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो मैं बता दूं राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, यानी राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में विधि है पद से हटाने के लिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विधि दी गई है, यानी ये आंसर भी सही नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाया जा सकता है भारतीय संविधान के महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये भी आंसर सही नहीं होगा, राज्यपाल। तो हमारा आंसर क्या होगा, राज्यपाल। यानी राज्यपाल ही वो पद है जिसे भारतीय संविधान में पद से च्युत करने के लिए कोई विधि नहीं दी गई है। यानी राज्यपाल को अपने पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, सौर सेल जो होता है यानी सूर्य से चलने वाला सेल है, सौर सेल परिवर्तित करता है। सौर सेल किसको परिवर्तित कर देता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल सूरज से ऊर्जा लेता है, सन से यानी सूर्य से ऊर्जा लेता है और उसको किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। ओस्टियोलॉजी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ओस्टियोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन है। ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, अस्थियों का। ओस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, क्वेश्चन नंबर 27 है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पुलकेशिन द्वितीय कौन था। तो एक चालुक्य शासक था। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था। और चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसने किसको हराया था, इसने हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 28 है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है, 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर। 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, दक्षिण अंडमान में। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर ही है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है और यह है दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आता है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य किसका ऋणी है, हरिहर व बुक्का का। अब विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक, यानी जब विजयनगर साम्राज्य पूर्ण उत्थान काल में था तो उस समय विजयनगर की यात्रा पर एक इतालवी पर्यटक आया था और वो इतालवी पर्यटक कौन था, निकोलो कांटी था। विजयनगर के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा पर आने वाला इतालवी पर्यटक कौन था, निकोलो कांटी था। निकोलो कांटी वो इतालवी पर्यटक था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था उसके पूर्ण उत्थान काल में, और विजयनगर साम्राज्य राज्य की स्थापना हरिहर वो बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी और ये लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो इस युद्ध में हार हुई थी मराठों की। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। यानी विजय किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में लड़ी गई थी। अब ये भी याद रखना है कि पानीपत की दूसरी और प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें विजय हुआ था बाबर। इसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। अब बात आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई
तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी और ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर विजयी हुआ था, अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पानीपत कहाँ पर है? तो पानीपत नामक स्थान जो है वो वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है? पानीपत नामक स्थान वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर 32 हमसे बोलता है फोर्थ एस्टेट यानी फोर्थ एस्टेट शब्द का अभिप्राय क्या है? तो फोर्थ एस्टेट शब्द का अभिप्राय है दी प्रेस। क्या है? दी प्रेस। क्वेश्चन नंबर 33 यूरी जो कि एक पन बिजली परियोजना है, कहाँ पर है? यूरी जो है ये है पन बिजली परियोजना। पन बिजली परियोजना है, ये कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में है यूरी पन बिजली परियोजना। क्वेश्चन नंबर 34 भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जारी की थी। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब जारी की थी? तो ये की थी 1957 में, 1957 में। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 है स्वेज नौ परिवहन नहर। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। यानी स्वेज नौ परिवहन नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नौ परिवहन नहर। क्वेश्चन नंबर 36 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम आम पब्लिक नहीं करते। राज्यसभा के हम विधानसभाओं के जो उम्मीदवार होते हैं उनको वोट देते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आम पब्लिक के द्वारा नहीं किया जाता, वो किया जाता है राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा। यानी जो विधायक होते हैं राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभा में कौन होते हैं? विधायक। और वो विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं यानी वोट देते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य यानी विधायकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में। अब पहली बात आती है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो ये थी 1914 से 1919। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1919 में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो स्वशासन आंदोलन प्रारंभ किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 में लड़ा गया था और इस समय स्वशासन आंदोलन भारत में चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे बोलता है निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? हुमायूं गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, हुमायूं मुगल वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित था यानी हुमायूं किससे था? मुगल वंश से। अलाउद्दीन खिलजी वंश से था। तो गुलाम वंश का शासक जो था वो